नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम खबर दुनिया की। इस कार्यक्रम में हम आपको इस वक्त की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताते हैं, साथ ही दो बड़ी खबरों पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा भी करते हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि भारत और अमेरिका के बीच हुई ट्रेड डील कैसे है दोनों देशों के लिए विन विन डील। साथ ही चर्चा करेंगे कि ईरान की अमेरिका के साथ बातचीत के लिए सहमति और अपने परमाणु कार्यक्रम को निलंबित करने की बात में कितना दम है। कार्यक्रम में हम आपको यह भी बताएंगे कि मिस्र क्यों एक छुपे हुए एयरबेस से सूडान में कर रहा है ड्रोन हमले। होंगी और भी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें, लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस। भारत अमेरिका के बीच आर्थिक सहयोग का नया अध्याय शुरू। वित्त मंत्रालय ने ट्रेड डील को बताया गेम चेंजर। उद्योग जगत के दिग्गजों ने घोषणा को बताया ऐतिहासिक। भारत और अमेरिका के बीच ऐतिहासिक ट्रेड डील, टैरिफ घटकर हुआ 18%। डील के बाद दौड़ा एशियाई बाजार, रुपये में एक दिन की सबसे ज्यादा मजबूती। ईरान अमेरिका के बीच तनाव कम करने के लिए क्षेत्रीय कोशिशें जारी। अमेरिका के साथ इस्तांबुल में शुक्रवार को हो सकती है बैठक। अमेरिका ने सकारात्मक नतीजे की जताई उम्मीद। शांति वार्ता से पहले रूस ने यूक्रेन पर तेज किए हमले। ऊर्जा क्षेत्र को निशाना बनाकर दागे। 450 से अधिक ड्रोन और मिसाइल, कम से कम 10 लोग घायल। फ्रांसीसी संसद में पीएम लेकार्नू की बड़ी जीत। महीनों चली राजनीतिक अनिश्चितता के बीच फ्रांस में 2026 का बजट पारित। 2 अविश्वास प्रस्तावों के साथ लंबी और जटिल प्रक्रिया का हुआ अंत। और आइए आपको पहली बड़ी खबर की ओर लिए चलते हैं। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निजी संबंधों का असर कहें या अमेरिका और भारत को एक दूसरे की जरूरत। दोनों ही देशों के बीच एक फोन कॉल पर ही भारत अमेरिका ट्रेड डील फाइनल हो गई। अमेरिका ने जहां एक और रूस से तेल खरीदने को लेकर लगाए गए 25% टैरिफ को रद्द कर दिया, वहीं पहले से लगाए गए 25% जवाबी टैरिफ को भी घटाकर 18% कर दिया। इस डील के बाद जहां एक और राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी की तारीफ की, तो वहीं पीएम मोदी ने भी शांति के लिए ट्रंप के प्रयासों को भारत का पूरा समर्थन दिया। आइए आपको इस डील से जुड़ी एक रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान से हम चर्चा करेंगे। भारतीय उत्पादकों के लिए संभावनाओं का नया द्वार खोलती एक सहमति। ये सहमति है भारत अमेरिका के बीच टैरिफ घटाने की घोषणा, जिसकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच सोमवार को फोन पर हुई बातचीत के बाद घोषणा हुई। राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर लगे टैरिफ को 18% करने का ऐलान किया। पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के निजी संबंधों और दोनों देशों के वार्ताकारों के कारण अब भारत इलाके में अमेरिका के साथ सबसे अच्छी डील करने वाला देश बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को धन्यवाद दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए राष्ट्रपति ट्रंप का नेतृत्व अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत शांति के लिए उनके प्रयासों का पूर्ण समर्थन करता है। राष्ट्रपति ट्रंप ने न सिर्फ टैरिफ घटाने की घोषणा की, बल्कि पीएम नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ भी की। अमेरिकी राष्ट्रपति ने दावा किया कि टैरिफ कम होने के बाद भारत अब अमेरिका के खिलाफ शुल्क और गैर शुल्क बाधाओं को खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ेगा। दरअसल ट्रंप का बयान सिर्फ एक राजनीतिक संदेश नहीं, बल्कि बदलते वैश्विक समीकरणों का संकेत है। दोनों देशों की गहरी होती दोस्ती को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 140 करोड़ लोगों की तरफ से ट्रंप को शुक्रिया कहा। अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मविश्वास वो शक्ति है जिसके बल पर सब कुछ संभव है। विकसित भारत के सपने को साकार करने में देशवासियों की यही शक्ति बहुत काम आने वाली है। पीएम मोदी के ये शब्द सिर्फ शिष्टाचार के नहीं थे, बल्कि देश की कूटनीतिक जीत का ऐलान था। बहरहाल टैरिफ को लेकर ट्रंप ने कई बड़े दावे किए।
राष्ट्रपति के मुताबिक भारत अमेरिकी उत्पादों पर अपने टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स को शून्य कर देगा, जबकि भारत अमेरिका से $500 अरब से ज्यादा के ऊर्जा, टेक्नोलॉजी, कृषि और अन्य उत्पाद खरीदेगा। माना जा रहा है कि ये फैसला भी भारत के ही हित में होगा, क्योंकि ड्यूटी शून्य होने के बाद मैन्युफैक्चरिंग लागत कम होगी, जिससे मेक इन इंडिया को बल मिलेगा। हालांकि अभी सहमति का पूरा ब्लूप्रिंट सामने आना बाकी है, लेकिन इतना तय है कि मेड इन इंडिया को अमेरिकी बाजार में बड़ी राहत मिली है। सबसे बड़ी राहत भारत के निर्यात बाजार को मिलेगी, जो सबसे अधिक रोजगार पैदा करता है। भारत का निर्यात बाजार करीब 4 लाख करोड़ का है। फैसले के बाद अब टेक्सटाइल और गारमेंट्स उद्योग को पंख लगेंगे, जिसका मुकाबला बांग्लादेश और वियतनाम जैसे देशों से था। यानी अब $11 बिलियन का निर्यात सुरक्षित हो गया। जेम्स एंड ज्वेलरी में फिर रौनक लौटने की उम्मीद जगी है। टैरिफ कम होने का मतलब साफ है, करीब $10 बिलियन का व्यापार अब अपनी चमक बरकरार रखेगा। केमिकल, लेदर समेत कई ऐसे क्षेत्र हैं जो टैरिफ कम होने के बाद अब और प्रतिस्पर्धी बन जाएंगे। दोनों देशों के बीच हुई डील का सबसे अहम पहलू यह है कि देश की इकोनॉमी की रीढ़ अब भी टैरिफ से सुरक्षित है। यानी दवाइयां और रिफाइंड पेट्रोलियम अमेरिका में बिना किसी रुकावट के जाते रहेंगे। ये वो क्षेत्र हैं जो पहले भी ऊंचे टैरिफ से बाहर थे और अब भी बाहर ही रहेंगे। और इस पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अशोक सर्जनहार, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। अशोक जी, क्या कुछ इस डील के फायदे होंगे? हम ग्राफिक्स के जरिए अपने दर्शकों को दिखाते रहेंगे। साथ ही साथ पहला सवाल आपसे जानना चाहेंगे, क्या कुछ पहली प्रतिक्रिया क्या है आपकी इस डील को लेकर के? जी, मैं तो इसको बहुत वेलकम करता हूं। बहुत ही ये अच्छी खबर है, क्योंकि पिछले कब से अगस्त से हमारे ऊपर ये वाले टैरिफ्स लगे थे। 31 जुलाई को 25% लगा था रेसिप्रोकल टैरिफ, और फिर 7 अगस्त को 25% इसलिए और पेनल्टी टैरिफ लगा दिए गए थे, क्योंकि भारत रूस से तेल खरीदता है। अब वो कम होकर 50% जो थे वो कम होकर 18% हो गए हैं जी। तो हमारे, जैसे आपने बताया है, जो अपने पड़ोसी देश हैं, बांग्लादेश है, मलेशिया है, वियतनाम है, इंडोनेशिया है वगैरह, तो उनके मुकाबले हमारा जो टैरिफ है वो थोड़ा कम है। परंतु अगर देखा जाए तो पहले जब हमारे टेक्सटाइल गारमेंट का अगर हम एक केस लेते हैं, टेक्सटाइल गारमेंट में हमारा करीब $7 बिलियन था एक्सपोर्ट वहां पर अमेरिका में, और अगर बांग्लादेश का मिला देखा जाए तो उनका करीब $30 बिलियन है। और इसमें इतना अंतर इसीलिए था क्योंकि बांग्लादेश को 0% ड्यूटी मिलती थी वहां पर अपने सामान भेजने के लिए, और हमारा करीब 10-12% ड्यूटी हमें देनी पड़ती थी। तो अब अगर बांग्लादेश का 20% हो गया है तो उसकी कंपेटिटिवनेस बड़ी कम हो गई है। 0% से 20% हो गई है उसको, जो टैरिफ उसको देना पड़ेगा। हमारा है करीब 10-12 से लेकर 18 तक हुआ है। तो हमारी कंपेटिटिवनेस बनी रहेगी, और हमारा जो एक्सपोर्ट्स है, निर्यात है, वो कहीं हम ज्यादा कर पाएंगे, और यही चीज और क्षेत्रों में भी हमको इसका फायदा मिलेगा। अशोक जी, जब इस तरह की डील होती है और दोनों पक्ष बातचीत करते हैं तो दोनों की अपनी अपनी रेड लाइन होती है, और काफ़ी चुनौती भी पिछले कुछ महीनों में हमने देखी है इस डील को लेकर के। ऐसे में पीएम मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप के जो अपने निजी संबंध हैं और दोनों के बीच में जो अच्छी केमिस्ट्री है, वो कितनी काम आई है इस डील को फाइनल स्टेज तक लाने में? देखिए, मैं इसमें ज्यादा क्रेडिट प्रधानमंत्री मोदी को दूंगा, क्योंकि आपने देखा होगा अमेरिका की तरफ से, हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप ने कभी प्रधानमंत्री मोदी के विरुद्ध कुछ बात नहीं कही है। उन्होंने हमेशा बहुत ही शिष्ट और बहुत ही जैसे अपने अच्छे मित्र हैं वैसे उन्होंने उनको बताया है, और जो कैसे उनके संबंध बहुत अच्छे हैं। और आपने देखा है सर्गियो गोर भी जो आए हैं, उनके नए राजदूत आए हैं यहाँ पर, उन्होंने बहुत ही अतिशयोक्ति से बातें की हैं। जो उन दोनों नेताओं के संबंध बहुत ही अच्छे हैं। परंतु फिर भी देखा जाए वहां पर अमेरिका के जो उनके एडवाइजर्स हैं और जो उनके मिनिस्टर्स हैं, जो उनके सेक्रेटरीज हैं, हार्वर्ड लूटनिंग है कॉमर्स सेक्रेटरी, मतलब कॉमर्स मिनिस्टर हुए उनके, पीटर नवारो व्हाइट हाउस में ट्रेड के एडवाइजर हैं, और स्कॉट बीसेंट ट्रेजरी सेक्रेटरी, मतलब उनके फाइनेंस मिनिस्टर हैं। उन्होंने भारत के बारे में और प्रधानमंत्री मोदी के बारे में भी काफी अपशब्द का उन्होंने प्रयोग किया था। परंतु हमारी तरफ से उसका कोई उस तरीके से कोई जवाब नहीं आया। हमने बहुत ही संयम से काम लिया, बहुत ही ठहराव से, बहुत ही अपने, हमें मालूम है जो हम क्या कर रहे हैं।
तो हम इसमें जिसे कहते हैं वर्बल ड्यूल, गाली गलौज के उसमें हम उसमें नहीं पड़े। हमें बातचीत करते रहे जो हमको ये डील आगे लेकर जानी है, और ऑफिशियल स्तर पर हम बातचीत करते रहे। तो मैं इसका ज्यादा श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को दूंगा और हमारे जो नेगोशिएटर्स हैं उनको दूंगा, जो उन्होंने अपना संयम नहीं खोया और ये उसका जवाब उसी तरीके से नहीं दिया, परंतु उन्होंने कहा जो हम बातचीत करेंगे और बातचीत से इसका समाधान निकालेंगे। और अभी करीब अगस्त में जब ये टैरिफ लगे थे उसके करीब 7-8 महीने में हमको ये वाला नतीजा, अच्छा नतीजा मिला है। अशोक जी, जब ये डील हो गई है तो बाकी जो अमेरिका और भारत के बीच में रणनीतिक और सामरिक जो संबंध हैं, हालांकि वो संबंध पहले से ही मजबूत रहे हैं, लेकिन अब आने वाले दिनों में इस डील का क्या कुछ फर्क उनमें देखने को मिलेगा? देखिए, मैं ये समझता हूं जो जिसे कहा जाए ट्रस्ट डेफिसिट, क्योंकि पहले तो हमारा जो ट्रस्ट लेवल था दोनों देशों के बीच में पिछले 25 साल से ऊपर ही ऊपर आता जा रहा था। 2000 में राष्ट्रपति क्लिंटन यहां पर आए थे, उसके बाद आप देखिए कोई भी राष्ट्रपति वहां पर आया हो, जॉर्ज डब्ल्यू बुश हो, बराक ओबामा हो, राष्ट्रपति ट्रंप का पहला कार्यकाल हो, जो बाइडेन का रहा हो, बिल्कुल सबसे ऊपर और विश्वसनीयता दोनों देशों के बीच में बढ़ती जा रही थी। पिछले 1 साल से जिस प्रकार का एक्शन, जिस प्रकार की कार्यप्रणाली इन्होंने चुनी है, राष्ट्रपति ट्रंप ने चुनी है, तो उससे जो विश्वसनीयता है दोनों में, ट्रस्ट लेवल जो है, उसको बहुत धक्का लगा है। तो उसको फिर उसी जगह पर लाने के लिए, फिर उसी लेवल सतह पर लाने के लिए मेरे विचार से थोड़ा काम करना पड़ेगा। परंतु इसमें ये ट्रेड डील उसका बहुत ही सहायक सिद्ध होगा। इसमें एक चीज, आखिरी चीज मैं ये कहूंगा चंद्रशेखर जी, वो ये है जो हालांकि ट्रेड में हमारे प्रॉब्लम्स रहे अमेरिका के साथ, परंतु और क्षेत्र हैं, जैसे रक्षा क्षेत्र है, डिफेंस है। डिफेंस के क्षेत्र में हमने 10 साल की अपनी जो अग्रीमेंट है, डिफेंस अग्रीमेंट है, उसको फिर एक्सटेंड कर लिया है पिछले साल। उसके बाद बहुत सारे अच्छे महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म्स हैं, वेपन इक्विपमेंट है, उसके लिए भी हमने दस्तखत कर दिए हैं वहां से लेने के लिए। युद्ध अभ्यास है दोनों देशों की सेनाओं के बीच, उसको भी हम कर रहे हैं। मालाबार एक्सरसाइजेस जो 4 देशों की है, उनको हम नेवल एक्सरसाइजेस उनको भी कर रहे हैं। मेरा कहने का तात्पर्य यह है, जो ट्रेड के बारे में तो ये अनबन रही हो दोनों देशों के बीच में, परंतु और बहुत से क्षेत्र हैं, सामरिक क्षेत्र हैं, जिनमें हमारे संबंध आगे बढ़ते जा रहे हैं, और उनको हमें अब दोनों देशों को यह प्रयास करना पड़ेगा जो ये जो खटास आई है इसको हम एक तरफ रख दें और अपने संबंधों को और आगे तेजी से मजबूती में और लाएं। साथ ही साथ अशोक जी, अभी जो केंद्रीय मंत्री हैं पीयूष गोयल, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारे कृषि जो सेक्टर है उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो हमारी रेड लाइन वाले सेक्टर्स हैं उसको लेकर के जिस तरह से इस डील में भारत ने बातचीत की है, बार्गेन किया है, वार्ताकारों की जो हमारी भूमिका रही है, क्या कुछ कहेंगे आप? जी देखिए, हमने अपनी रेड लाइंस तो उनको बता दी थी, और वो चाहते हैं जो एग्रीकल्चर सेक्टर में ओपन किया जाए। एग्रीकल्चर के बड़े एरिया हैं, बहुत ऐसे आयाम हैं जिसमें हम उनके साथ काम कर सकते हैं। सोयाबीन है, वहां से आलमंड्स हैं, बादाम है खरीदना है, वहां से सेब खरीदना है। इस प्रकार की जो चीजें हैं जो हम और देशों से खरीदते हैं या जो हमारे यहाँ नहीं बनती हैं, उनको हमें खरीदने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे अपने जो यहाँ पर कृषि उद्यमी हैं उनके ऊपर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा, उनके ऊपर बुरा असर नहीं पड़ेगा। परंतु जैसे ये डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, मिल्क है, उसमें हमारे जो छोटे कोऑपरेटिव सेक्टर में लोग काम करते हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल पैदा हो सकती है उससे। तो इसीलिए उसको हम अलग रखेंगे। जीएमओज, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, उसको हमने कहा है जो हम उसको नहीं लेंगे। तो ऐसे बहुत क्षेत्र हैं जिसमें हमने अपनी रेड लाइंस उनको बता दी हैं, और मेरे विचार से हमने ये पिछले साल जब नेगोशिएशन हो रही थी तब हमने बता दी थी, और उससे हम मेरे विचार से टस से मस नहीं होंगे, और उसको हम रेड लाइंस को मेंटेन करके रखेंगे। ठीक है अशोक जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। एक और महत्वपूर्ण विषय है, उस पर अभी हम आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमको एक छोटा सा ब्रेक लेना है, एक छोटा सा ब्रेक। गांवों के विकास की दिशा अब गांव खुद तय करेंगे।
विकसित ग्राम पंचायत प्लान्स के माध्यम से योजनाओं का होगा पीएम गति शक्ति से एकीकरण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस सहभागी विकास मॉडल की नींव रखी है विकसित भारत जी राम जी एक्ट 2025 ने, जो देता है हर ग्रामीण परिवार को 100 नहीं पूरे 125 दिनों के सुनिश्चित रोजगार की गारंटी। विकसित भारत जी राम जी। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। मैसेज 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 डियर इन्वेस्टर, एक एक्सपर्ट स्टॉक टिप खास आपके लिए। ये ऐप डाउनलोड करो और पैसे डबल करो। एक्सपर्ट जी, बदमाश का बाप हूँ मैं। ऐप डाउनलोड करने से पहले मैं आपका पूरा रिपोर्ट कार्ड निकालूंगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। डिस्टेंस। यूपीआई कहता है अगर कोई ऐसी सलाह दे तो पहले एडवाइजर की पूरी जांच कर ले और कहे मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नव जीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस, अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ। आज ही खरीदें। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद अगली बड़ी खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। ईरान पर अमेरिका की सैन्य कार्रवाई करने की धमकी का बड़ा असर हुआ है। ईरान अब तनाव को कम करने के लिए बातचीत के लिए तैयार हो गया है। शुक्रवार को इस सिलसिले में तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में एक बड़ी बैठक भी हो सकती है। विश्वस्त सूत्रों ने तो यहां तक दावा किया है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर भी बड़ा समझौता करने के लिए तैयार हो गया है। इस सब के बीच इलाके में अभी भी युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि क्या ईरान अमेरिका की शर्तें मानकर अमेरिका से युद्ध की स्थिति को अपने से दूर कर पाएगा। आइए ताजा घटनाक्रम से जुड़ी एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान से हम चर्चा करेंगे। तबाही की धमकियों के बीच कूटनीतिक चाल ने पश्चिम एशिया में मंडराते जंग के बादल को फिलहाल घंघोर होने से बचा लिया है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने अमेरिका के साथ बराबरी और इंसाफ पर आधारित बातचीत को मंजूरी दे दी है। इससे पहले सोमवार को ही स्थानीय मीडिया में ऐसी खबरें गर्दिश कर रही हैं, जिस पर आज मुहर लग गई। उनका यह बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप धमकी दे चुके हैं कि अगर नतीजा नहीं निकला तो कुछ बहुत बुरा हो सकता है। पेजेश्कियान ने एक्स पर लिखा कि राष्ट्रपति ट्रंप के वार्ता प्रस्ताव पर क्षेत्र के मित्र देशों के अनुरोध का जवाब देते हुए उन्होंने अपने विदेश मंत्री को निर्देश दिया है कि अगर वार्ता के लिए अनुकूल माहौल बनता है तो बातचीत की तैयारी करें। वार्ता धमकियों और अनुचित अपेक्षाओं की शर्तों से मुक्त, निष्पक्ष और न्याय संगत होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि बातचीत ईरानी हितों के दायरे में ही होगी। इससे पहले ट्रंप ने अपने ताजा बयान में कहा कि अमेरिकी अधिकारी ईरानी प्रतिनिधि के साथ बातचीत कर रहे हैं और उम्मीद है कि इसका नतीजा अच्छा होगा। साथ ही उन्होंने एक बार फिर कहा कि बड़े बड़े अमेरिकी जहाज ईरान की ओर भेजे जा रहे हैं। माना जा रहा है कि ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और उनके दामाद जेरेड कुशनर शुक्रवार को ईरान के विदेश मंत्री से इस्तांबुल में मुलाकात कर सकते हैं। हालांकि वार्ता का प्रारूप अभी तक तय नहीं है, लेकिन बातचीत का उद्देश्य तनाव को कम करना है। विदेश मंत्री स्तर की इस वार्ता में सऊदी अरब, कतर, मिस्र, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात और पाकिस्तान को आमंत्रित किया गया है। इस बीच कतर ने कहा है कि तनाव को कम करने के लिए क्षेत्रीय सहयोग और निरंतर प्रयास जारी हैं। ट्रंप ने किसी डील के नहीं होने पर ईरान पर हमले की चेतावनी दे रखी है। वहीं ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई ने ट्रंप के सामने घुटने नहीं टेकने की कसम खाई है। लेकिन कूटनीति की तरफ बढ़ते घटनाक्रम से ईरान के इरादे ढीले पड़ते नजर आ रहे हैं। खामनेई ने धमकी दी थी कि अगर हमला हुआ तो क्षेत्रीय युद्ध छिड़ सकता है। इस बीच एक अमेरिकी अखबार ने दावा किया है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को बंद करने या सरेंडर करने के संकेत दिए हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ईरान ताजा हालात को टालने के लिए कोई भी बड़ी शर्त मानने के लिए तैयार है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि तेहरान ने वाशिंगटन को बताया है कि वो अपने परमाणु कार्यक्रम को रद्द करने के लिए तैयार है, लेकिन उसे पिछले साल दिया गया प्रस्ताव ज्यादा पसंद है, जिसमें न्यूक्लियर पावर बनाने के लिए एक रीजनल कंसोर्टियम बनाने की बात कही गई थी। वार्ता से पहले संयुक्त अरब अमीरात ने कहा है कि ईरान को अमेरिका के साथ समझौता करना ही होगा। यूएई के राष्ट्रपति के सलाहकार ने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच
सीधी बातचीत होनी चाहिए ताकि किसी समझौते तक पहुंचा जा सके। अशोक सज्जनहार हमारे साथ बने हुए हैं, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। अशोक जी, ये जो ताज़ा अपडेट आ रहा है ईरान मामले को लेकर के, क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया? कम करूंगा क्योंकि हम देख रहे हैं पिछले काफ़ी समय से, पहले तो हमने पिछले साल देखा था जून में कैसे दोनों देशों के बीच में तनातनी हो गई थी। इजराइल के साथ भी उनकी ईरान की बहुत बड़ी झड़प हो गई थी और अमेरिका ने उनके जो भी हैं इस्वाहान और नतान्ज और फोदरो, वहाँ पर उन्होंने आकर उनके सब अटैक किया था और कहा था जो हमने बिल्कुल उसको ऑब्लिटरेट कर दिया है, बिल्कुल उसको ख़त्म कर दिया है जी। और फिर हमने देखा 28 दिसंबर को वहाँ पर ये प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन शुरू हो गए क्योंकि वहाँ की आर्थिक हालत जो है वो बहुत ही नाजुक है, बहुत ही ख़राब हो गई है। वहाँ की जो लोकल करेंसी है रियाल, वो बहुत एकदम डिवैल्यू हो गई। तो ईरान के लिए बहुत मुश्किलें आ गई हैं क्योंकि इजराइल भी उसके पीछे पड़ा है, अमेरिका उसके पीछे पड़ा है, उसके अपने यहाँ पर बहुत सारी प्रोटेस्ट हो रही हैं आर्थिक कारणों की वजह से। और जो बाजार के लोग हैं, बाजारी जिनको कहा जाता है वहाँ पर, वो भी यहाँ की जो रिजीम है उसके विरुद्ध आकर खड़े हो गए हैं। आपको याद होगा जब 1979 में 1979 में जब रेवोल्यूशन हुआ था, इस्लामिक रेवोल्यूशन, वो इन्हीं बाजारियों ने कराया था। और अभी हाल में 2022 में हमने देखा था मासा अमीनी की वजह से सारे वहाँ पर जो युवा वर्ग है वो भी उठकर खड़ा हो गया था उनकी रिजीम के विरुद्ध। तो इसीलिए ईरान के लिए बहुत मुश्किल है, इसीलिए उसको घुटने टेकने पड़े हैं जो वो नेगोशिएट करने के लिए, बातचीत करने के लिए राज़ी हुआ है। तो हम तो उम्मीद यही करनी चाहिए जो ये युद्ध नहीं होगा, क्योंकि न केवल क्षेत्रीय देशों के लिए, ईरान के लिए, क्षेत्रीय देशों के लिए, परंतु भारत के लिए भी ये बहुत नुकसानदेह हो सकता है। अशोक जी, अब अगला सवाल ये है कि ये कहते हैं कि इस्तांबुल में बातचीत होगी और जैसा कि सब जानते हैं कि अमेरिका की जो सबसे बड़ी शर्त है वो है परमाणु कार्यक्रम को रोकना, और कुछ वेस्टर्न मीडिया का ये दावा है कि ईरान लगभग तैयार हो गया है अपने परमाणु कार्यक्रम को सस्पेंड करने के लिए। क्या कितना दम है इस बात में? जी, मेरे विचार से क्योंकि उसके पास कोई और अल्टरनेटिव नहीं है और कोई कुछ और कर नहीं सकता है, क्योंकि अगर उसकी माली हालत अच्छी होती तो तब वो कुछ कर सकता था, अपने बलबूते पर कुछ वेपनरी, आर्म्स, इक्विपमेंट लेकर लड़ाई कर सकता था, कुछ अपने को बचाने का प्रयास कर सकता था। परंतु हमने देखा है जो कैसे इजराइल ने, उसके जो खुफिया दल है, मोसाद है, वो कैसे वहां पर उसने एकदम उसके अंदर ऐसी सेंध लगाई हुई है जो उसको सब कुछ पता चल जाता है क्या हो रहा है, और उसके बहुत वहां पर खुफिया लोग वहां पर बैठे हुए हैं। तो ईरान बहुत ही ज्यादा एक्सपोज हो गया है, उसके पास एयर पावर बिल्कुल है ही नहीं, मिसाइल्स कुछ आती हैं ना, उसको चीन ज्यादा सहायता कर सकता है क्योंकि चीन के संबंध अमेरिका के साथ अच्छे हैं, उनको वो नहीं इतना खराब करना चाहता, मतलब संबंध अच्छे तो नहीं है, तनातनी है उन दोनों में, परंतु फिर भी अपने संबंधों को नॉर्मल वो रखना चाहता है। और रूस उसकी सहायता नहीं कर सकता क्योंकि रूस तो पहले ही पिछले 4 साल से बंधा हुआ है यूक्रेन के साथ युद्ध में, तो उसको अपने आप ही लड़ना है। उसके पास कुछ ड्रोन्स हैं, कुछ मिसाइल्स हैं, वो दाग सकता है अमेरिकी जो बेसेस हैं, दाग सकता है वो इजराइल के ऊपर, परंतु वो फिर अपने को बचा नहीं पाएगा, और इसीलिए उसके पास और कोई अल्टरनेटिव नहीं है, कोई और रास्ता नहीं है उसके पास जो बातचीत करे और जो सबसे अच्छी डील है अपने लिए उसको वो लेने का प्रयास करे। बिल्कुल अशोक जी, सब चाहते हैं कि बातचीत और डिप्लोमेसी से ही ये मामला सुलझ जाए, जैसा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार, चाहे पश्चिम एशिया की बात हो या रूस यूक्रेन की बात हो, वो लगातार कहते रहे हैं कि बातचीत से ही और डिप्लोमेसी से ही मसले को सुलझाया जाए। तो हम भी आशा करते हैं कि ये बातचीत काफ़ी सकारात्मक रहेगी और जो युद्ध के बादल इलाके में हैं इस वक्त वो छंट जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अशोक जी हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और दोनों ही महत्वपूर्ण विषयों पर अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस खास कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और महत्वपूर्ण और बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप इन खबरों को देखिए और हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।
सूडान में चल रहे गृह युद्ध में अर्धसैनिक बल आरएसएफ के खिलाफ सूडानी सेना को बड़ी सफलता मिली है। सूडानी सेना ने दक्षिणी कोर्दोफान राज्य की राजधानी कादुगली में आरएसएफ के गढ़ में सेंध लगा दी है। सेना सूत्रों का कहना है कि सूडानी सेना कादुगली में पहुंच चुकी है और वहां से आरएसएफ को पीछे खदेड़ दिया गया है। कादुगली में अप्रैल 2023 से ही आरएसएफ और उसके सहयोगियों का कब्जा था। इलाके में आरएसएफ की नाकाबंदी के कारण अकाल जैसे हालात बन गए थे। इस सब के बीच न्यूयॉर्क टाइम्स रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मिस्र सूडान में आरएसएफ लड़ाकों के खिलाफ गुप्त एयरबेस से ड्रोन हमले कर रहा है। ये बेस पश्चिमी रेगिस्तान में एक कृषि परियोजना के बीच छिपा हुआ बताया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक ये हमले पिछले 6 महीनों से चल रहे हैं, जिससे सूडान संघर्ष में मिस्र की सीधी सैन्य भूमिका पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है। फ्रांस में प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लेकार्नू की अल्पमत सरकार को बड़ी सफलता मिली है। करीब 4 महीने की बातचीत और राजनीतिक अनिश्चितता के बाद सरकार 2026 के बजट को पास करवाने में सफल रही है। हालांकि बजट पास करवाने के दौरान सरकार को 2 अविश्वास प्रस्तावों का भी सामना करना पड़ा। कोंगो में संयुक्त राष्ट्र का शांति मिशन आने वाले दिनों में कोंगो सरकार और AFC M23 विद्रोही समूह के बीच युद्ध विराम की निगरानी के लिए अपनी पहली टीम भेजेगा। ये जानकारी कतार के विदेश मंत्रालय ने सोमवार को दोहा में दोनों पक्षों के बीच वार्ता की मेजबानी करने के बाद दी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लैटिन अमेरिका से चीनी प्रभाव को दूर रखने के दबाव के बावजूद चीन और उरुग्वे ने अपनी रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। बीजिंग में उरुग्वे के राष्ट्रपति यामांडू ओरसी और उनके चीनी समकक्ष शी जिनपिंग के बीच हुई बैठक के बाद दोनों देशों ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और व्यापार जैसे क्षेत्रों में 1 दर्जन सहयोग समझौतों पर हस्ताक्षर किए। जापान में पिछले 2 हफ्तों में रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी के कारण 30 लोगों की मौत हो चुकी है। भारी बर्फबारी के चलते प्रधानमंत्री साने ताकाइची की सरकार ने मंगलवार को प्रभावित क्षेत्रों में सहायता के लिए सेना तैनात करने का आदेश दिया है। रूस के विदेश मंत्रालय ने पुष्टि की है कि पिछले सप्ताह नाइजर की राजधानी नियामे स्थित मुख्य हवाई अड्डे पर ISIL सशस्त्र समूह द्वारा किए गए हमले को रूसी सैनिकों ने नाकाम करने में मदद की। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और पूर्व विदेश मंत्री हिलरी क्लिंटन दोषी यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन के मामले में प्रतिनिधि सभा की जांच में गवाही देने के लिए सहमत हो गए हैं। पूर्व राष्ट्रपति और पूर्व विदेश मंत्री ने अगस्त में निगरानी समिति द्वारा एपस्टीन और उनके सहयोगियों के खिलाफ जांच शुरू करने के बाद गवाही के लिए समन जारी किए जाने के बाद महीनों तक समन का विरोध किया था।